तो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम देखते हैं कि उनकी एप्लीकेशंस क्या होती है। तो सबसे मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन जो हम इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज करते हैं दैट इज टू ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द बॉडी विच आर अंडर फ्री फॉल। फ्री फॉल से मेरा मतलब ये है कि जो बॉडी सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंडर अपना मोशन परफॉर्म करती है और उन पर कोई दूसरा फोर्स नहीं लगता है। तो इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल को एनालाइज करते हैं। तो इस एग्जाम्पल में मेरे पास बैटमैन है जो एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है। द बैटमैन इज होल्डिंग अ बॉल और वो बॉल को ऊपर की डायरेक्शन में रिलीज करता है विद द इनिशियल वेलोसिटी u। बॉल जो है ऊपर जाके मोमेंटरीली रेस्ट पे आती है जब अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाती है और फिर वहां से वापस नीचे आती है और नीचे सुपरमैन खड़ा है जो उसको कैच करने वाला है। हमें ये टाइम फाइंड करना है कि टोटल टाइम जो बॉल को लगेगा फ्रॉम बैटमैन टू रीच सुपरमैन वो कितना होगा। हमने डिस्टेंस डी वो माना है जब को अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो फॉर ब्रेकिंग दिस मोशन, इजीली एनालाइजिंग दिस मोशन, इसको मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है। पहला पार्ट वो जब बॉल यहाँ से अपने मैक्सिमम पोजीशन तक जाती है, मैक्सिमम हाइट तक जाती है, वहाँ पे रेस्ट पे आ जाएगी। और सेकंड पार्ट वो जब वो वहाँ से नीचे के डायरेक्शन में जाएगी और फाइनली सुपरमैन उसको कैच कर लेगा। तो अगर पार्ट वन को मैं एनालाइज करूँ तो मुझे पता है जो इनिशियल वेलोसिटी है जिससे बैटमैन ने बॉल को फेंका दैट इज इक्वल टू यू, ये हमें पता है पहले से। जो फाइनल वेलोसिटी है उसको मैंने जीरो इसलिए लिया है क्योंकि जो बॉल जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है तो वो मोमेंटरीली रेस्ट पे आ जाती है। अब यहाँ एक्सेलरेशन को मैंने माइनस जी इसलिए लिया है क्योंकि मैंने यहाँ पे जो भी क्वांटिटीज वेलोसिटी की डायरेक्शन में है उनको पॉजिटिव लिया। मतलब इनिशियल वेलोसिटी अगर मेरी ऊपर की डायरेक्शन में है तो सारी जो क्वांटिटीज ऊपर की डायरेक्शन में होगी उनको मैं पॉजिटिव लूंगा। इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन को नेगेटिव लिया क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा नीचे के डायरेक्शन में है और उसकी वैल्यू जी के बराबर है। तो अगर मैं अपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को रिकॉल करूँ v माइनस यू इज इक्वल टू 80 और ये पैरामीटर्स को इसके अंदर सब्सटीट्यूट करूँ तो मेरा t1 जो टाइम है दैट अ बॉल वुड टेक टू रीच फ्रॉम हियर टू हियर दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट, वो आ जाएगा आपका u बाई जी। अब अगर मुझे ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो कि कितना डिस्टेंस होगा दैट जो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए, तो वो मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके कर सकता हूँ दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस as। मेरे को पता है फाइनल वेलोसिटी मेरी जीरो होगी क्योंकि बॉल मोमेंटरी रेस्ट पर आता है, इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन मैंने माइनस लिया क्योंकि इट इज इन द डाउनवर्ड्स डायरेक्शन और d मेरा पॉजिटिव है क्योंकि d इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ से मेरा d की वैल्यू आती है u स्क्वायर बाई 2g। तो हमने यहाँ पे दो क्वांटिटीज कैलकुलेट कर ली, द टाइम दैट इट वुड टेक एंड द डिस्टेंस दैट इट वुड ट्रैवल टू रीच दिस पॉइंट। तो अब हम देखते हैं कि मेरा सेकेंड पार्ट ऑफ द मोशन कैसा रहेगा जब अपने बॉल मैक्सिमम पोजीशन से सुपरमैन तक पहुंचेगा। मुझे ये पता है कि जब बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया होगा तो वो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर आ गया होगा और उसको जो टोटल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा सुपरमैन तक पहुंचने के लिए दैट विल बी इक्वल टू d प्लस h विच इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो अगर मैं सेकंड पार्ट की अगर मैं एनालाइज करने की बात करूं तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा क्योंकि बॉल इज एट मतलब मोमेंटरली वो रेस्ट पर है और मैं इक्वेशन यहाँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा फॉर फाइंडिंग आउट टाइम दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इस केस में जो मेरा वेलोसिटी का डायरेक्शन है और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो दोनों सेम है तो दोनों को मैं पॉजिटिव ले सकता हूँ और मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी नीचे के डायरेक्शन में ही है तो मैं सारे साइंस को एक ही साइन ले सकता हूँ दैट इज पॉजिटिव फॉर ईच केस। मुझे पता है s वुड बी इक्वल टू h प्लस डी जो टोटल हाइट उसको कवर करना पड़ेगा टू रीच सुपरमैन। मेरा इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ये टर्म मेरी कैंसिल आउट हो जाएगी। हाफ ए टी स्क्वायर में मैं यहाँ पे a को g से रिप्लेस कर सकता हूँ। t2 इज द टाइम दैट द बॉल वुड टेक टू रीच दिस सुपरमैन। तो मैं यहाँ से t2 को जब कैलकुलेट करूंगा तो t2 की वैल्यू मेरी कुछ इस तरह से आएगी। अगर इस एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरी t2 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू रूट 2gh प्लस यू स्क्वायर बाई जी और टोटल टाइम जो बॉल को लगेगा फ्रॉम हियर टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट एंड कम बैक टू सुपरमैन दैट विल बी इक्वल टू t1 दैट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन पार्ट 1 एंड t2। तो इन दोनों को अगर मैं सिंपली ऐड कर देता हूं तो मेरा टोटल टाइम मुझे पता चल जाएगा कि कितनी देर में बॉल जो है बैटमैन से हाथ से निकल के सुपरमैन तक पहुंचेगी। तो एक ऑल्टरनेट तरीका इसी एग्जाम्पल को एनालाइज करने का ये हो सकता है कि मुझे पता है कि जो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन होते हैं ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं। तो ये जो पाथ ऑफ द बॉल फॉलो करता है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी जैसे डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करेगा। अगर मुझे पता है इनिशियली बॉल बैटमैन के पास है और फाइनली बॉल सुपरमैन के पास है तो बॉल ऊपर जाके कहीं भी रुक के नीचे आती है दैट वी डोंट हैव टू एनालाइज।
तो इसको हम कैसे आगे फॉरवर्ड, इसमें आगे कैसे बढ़ते हैं, तो हम मानते हैं कि वापस इनिशियल डायरेक्शन जो वेलोसिटी की है उसमें सारी चीज़ों को पॉजिटिव लिया, तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, उसकी वैल्यू यू के बराबर है। एक्सेलरेशन अगेन मुझे पता है कि हमेशा नीचे की डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा, तो उसको मैंने माइनस जी ले लिया। इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा बॉल का इन दिस एंटायर मोशन, मुझे पता है कि बैटमैन के हाथ से निकल के सुपरमैन के हाथ में आएगी, मतलब फाइनली मेरी बॉल यहाँ से यहाँ आ रही है, वो नीचे की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, उसकी डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो एच के बराबर है। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट जो होगा इस पूरे मोशन के केस में वो माइनस एच के बराबर होगा। अगर मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ लिखता हूँ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इन सारे पैरामीटर्स को इसमें सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो मुझे टी में एक क्वाड्रेटिक बन के आता है। इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो वो कुछ इस तरह से आता है। आपको हम सबको आता है कि हम क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू दिस प्लस माइनस दिस। अगर इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ दैट विल बी यू बाई जी प्लस माइनस रूट ऑफ यू स्क्वायर 2gh बाई जी। अगर आप इसको यहाँ पे एनालाइज करें ध्यान से तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh दैट विल बी अ बिगर क्वांटिटी देन यू, और इनका जो रेशो होगा वो इससे बड़ा होगा। तो अगर मैं माइनस ये लेता तो टाइम मेरा नेगेटिव आ जाता, बट नेगेटिव टाइम क्योंकि पॉसिबल नहीं है तो हम माइनस साइन को यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। और अगर आप इसको फाइनली देखें तो ये मेरा t1 और t2 वो टाइम है जो हमने मोशन को ब्रेक करके लिया था। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि मेरे रिजल्ट्स जो है वो सेम ही आते हैं। सारा जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था, जो एनालिटिकल स्टेप्स हम एक्स्ट्रा परफॉर्म कर रहे थे, वो हमें परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा अगर मुझे फाइनल और इनिशियल और फाइनल पोजिशंस पता हो। तो इससे पहले कि हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस के एक और एप्लीकेशन को पढ़े, हम एक एक्टिविटी पहले परफॉर्म करके देखते हैं। तो इस एक्टिविटी के लिए मैंने यहाँ अपने फ्रेंड प्रितेश को बुलाया है और मैंने उनको ये चैलेंज किया है कि एक 500 का नोट उन्हें कैच करना है बिफोर दिस नोट फॉल्स ऑन टू द ग्राउंड। अब यहाँ पे कैच ये है कि मैं प्रितेश को बताऊंगा नहीं कि मैं ये नोट को कब रिलीज करने वाला हूँ। ये नोट को हम प्रितेश के उंगलियों के ठीक बीच में रखेंगे और अगर प्रितेश ये नोट को कैच करने में सक्सेसफुल रहते हैं तो यही जो 500 का नोट है वो प्रितेश का हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि प्रितेश इसको कैच कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो आप सबको ये लगा होगा कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एक आराम से कैच हो जाना चाहिए था, ये बहुत आसान था, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट तो फेल हो गया। अब हम देखते हैं कि सेकंड अटेम्प्ट में ये चीज़ पॉसिबल हो पाती है या नहीं हो पाती। तो हम देखते हैं कि प्रितेश इसे सेकंड अटेम्प्ट में भी कैच कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सेकंड अटेम्प्ट में भी प्रितेश इसको कैच नहीं कर पाए। तो इसके पीछे का रीजन क्या है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये देखने के लिए हम आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि रिएक्शन टाइम क्या होता है। तो आपने ये देखा कि जब फर्स्ट बॉल आई तो मैं उसको कैच नहीं कर पाया बिकॉज मेरे पास इनफ टाइम नहीं था रिएक्ट करने के लिए। सेकेंड बॉल जो थी वो काफ़ी धीरे आई एंड आई वॉज प्रिपेयर्ड, इसलिए मैं उसको कैच कर पाया। तो रिएक्शन टाइम वो टाइम है जो हमारे ब्रेन को लगता है किसी भी इंफॉर्मेशन को या सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए। इट इज़ द मिनिमम टाइम विच वी रिक्वायर टू प्रोसेस अ सिग्नल। उसके बिना हम उस सिग्नल को प्रोसेस नहीं कर पाते। तो अब हम देखते हैं कि प्रितेश जो थे वो उस नोट को क्यों कैच नहीं कर पाए। तो अगर हम ये माने कि नोट की जो लेंथ थी वो 15 सेंटीमीटर के बराबर है और उसका हाथ यहाँ पे था, तो उस नोट के लेंथ को, वो नोट को तब तक कैच कर सकते थे जब तक उस लेंथ के यहाँ तक भी वो उसको पकड़ लेते। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है दैट इट कुड हैव बीन कैच वो 15 सेंटीमीटर के बराबर है। इनिशियल वेलोसिटी जो मेरे इस नोट की थी वो 0 थी क्योंकि बस उसको मैं रिलीज कर रहा था। हमें पता है मेरा डिस्प्लेसमेंट जो नोट का होगा वो यहाँ से जब वो पूरा निकल जाएगा उसके बराबर होगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0.15 मीटर। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है यहाँ पे मैंने वो 10 ले लिया है, अज्यूम कर लिया है। तो हम देखते हैं कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं s की जगह यहाँ पे 0.15 रखूँ, u 0 है मेरा, a को मैं 10 रखता हूँ, तो टाइम जो मेरा यहाँ से निकल कर आता है दैट इज इक्वल्स टू 0.17 सेकेंड, जो कि एक बहुत छोटा टाइम है। और किसी भी एवरेज इंसान का जो रिएक्शन टाइम होता है वो 0.25 सेकेंड्स के बराबर होता है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो एवरेज रिएक्शन टाइम है वो इस टाइम जो कि इस नोड को पास होने में लगता है उससे ज़्यादा है और इसीलिए हम उस नोड को कैच नहीं कर सकते। अभी रिएक्शन टाइम कहाँ कहाँ काम आता है। तो लेट अस सपोज एक व्हीकल है, एक कार है जो ट्रैवल कर रही है ऑन अ स्ट्रेट रोड, जिस पे उसकी जो वेलोसिटी या स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर है, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब उसको अचानक से एक आगे कार दिखती है जो रुकी हुई है तो उसको ब्रेक करना है।
तो रिएक्शन टाइम वो टाइम है जब उसके दिमाग तक वो सिग्नल जाएगा कि ही हैज़ टू अप्लाई द ब्रेक्स। अब उस ड्यूरेशन में ये कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी होगी, तो अगर मैं उस डिस्टेंस को निकालने का, कैलकुलेट करने का ट्राई करूं, तो दैट विल बी 10 मीटर पर सेकंड इनटू द रिएक्शन टाइम जो 0.25 सेकंड्स होता है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि जो ट्रैवल जो इतने डिस्टेंस में कर चुकी होगी उतने टाइम इंटरवल में ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम, दैट विल बी 2.5 मीटर्स, जो कि बहुत बड़ी डिस्टेंस होती है इन टर्म्स ऑफ अगर हम कोलिजन अवॉइड करना चाहे तो हम देख सकते हैं कि रिएक्शन टाइम का जो कंसेप्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट है। और अगेन हम यहाँ एप्लीकेशंस ऑफ मोशंस के, एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन को देख सकते हैं कि रिएक्शन टाइम हम कैसे यूज़ करते हैं।